नमस्ते बच्चों, कैसे हो। पिछले 3 दिन से अपनी कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास चल रही है और मैंने आपको कह दिया कि आपके अपने क्या लिखा है बूस्ट सर की जो क्लास है वो कंटिन्यू चालू हो गई है। अब जब तक अपनी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक अपनी क्लासेस चलेगी। एक एक चैप्टर को मैं यहाँ आपको ऑनलाइन कराऊंगा। काफ़ी दिनों से जो डिस्टर्बेंस था, क्लास कैसी है, उम्मीद है आप लोग काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो जैसे ये लग रहा है कि आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आ रहा है। मैंने एक ही दिन आपको बात कही थी कि आपकी ये जो ऑनलाइन क्लास है वो ऑफलाइन से भी ज़्यादा बेहतर कंडीशन में लेकर आऊँगा। वो कंडीशन अपनी आ चुकी है। क्लास काफ़ी अच्छे लेवल पर आपकी चल रही, काफ़ी आप बच्चों का अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। बस इतनी है बात कि क्लास शुरू कर रहा हूँ। उससे पहले आपकी जितनी भी पार्टी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ऑनलाइन क्लास के नाम पे बच्चे जाते हैं कि समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप मेरी क्लास अटेंड करोगे तो यहाँ मैंने कहा कि नोट्स की भी आपको आवश्यकता नहीं है और नोट्स मांग के मुझे शर्मिंदा भी ना करें, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने बोर्ड पे लिखी है। आराम से उसको आप साथ में नोट कर सकते हो, कभी कभार रह जाए तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको याद होगा। और काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ी सी लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, तो बेटा लेट क्लास ज्वाइन करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बिना टाइम ख़राब किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से पहले ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, अपने सभी सहपाठियों के पास भेज दें और उनको कहें कि जब भी वो आएँ तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपका नाम लिख दो बेटा, मेरा नाम लिख दो, एक ही बात है, वो स्टेटस रख देना, ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, बिना फालतू की बातें बंद करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रंग, कलर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो संक्रमण तत्व होते हैं या संक्रमण आयन होते हैं सामान्यतः रंगीन होते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिख रहे हैं कि संक्रमण आयन सामान्यतः रंगीन होते हैं। संक्रमण आयन सामान्यतः रंगीन होते हैं। तो ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि संक्रमण तत्व या संक्रमण यौगिक या संक्रमण जो आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं, क्यों? तो सीधा आप लिखोगे कि संक्रमण आयन सामान्यतः रंगीन होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें क्या लिखा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो हमने लिखा कि संक्रमण आयन सामान्यतः रंगीन होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जैसे अगर अब होता है क्या समझना यहाँ पे कि इस टॉपिक को स्टार्ट किया उससे पहले मैं 2 चीज़ें आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट है, माइंड में क्लियर कर लेना। एक तो हम लिखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और एक हम लिखते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब इतने तो आप समझदार हो, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम जैसे ये कक्षक बनाते हैं, जैसे डी कक्षक मान लें, क्या बना दिया डी कक्षक। अब अगर इन डी कक्षक की हम बात करें, डी कक्षक की बात करें तो जैसे अगर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन भरे हैं ऐसे, तो अगर ये सब एक कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, अगर नजर नहीं है तो थोड़ा करें, अगर एक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन हो, एक हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि किसी भी कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो, 2 तो उनको हम क्या बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, जैसे मान लो ये था, अगर इन किसी में भी जैसे यहाँ पर एक भी आ गया तो ये क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और एक कक्षक में कितने हो 2 तो उसको हम क्या बोलेंगे युग्मित इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से आपको समझना क्या, वो देखो 3 चीज़ें लिखा रहा हूँ। केमिस्ट्री में चाहे कोई भी चैप्टर आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर ये लिख कर आना है कि देखो 3 चीज़ें समझनी है। एक तो आप पढ़ते हो कि कोई पदार्थ विद्युत का सुचालक होता है, और एक हम पढ़ते हैं कि कोई पदार्थ है वो विद्युत का कुचालक
या क्या बोलते हैं अचालक होता है। पहला पॉइंट तो ये रखना है। दूसरा, आप पढ़ते हो कि कुछ पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, और कुछ पदार्थ होते हैं वो रंगहीन होते हैं। या आपने सुना होगा कि कुछ पदार्थ चुंबकीय होते हैं, मतलब चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, और इसके लिए अच्छा शब्द आता है अनुचुंबकीय। और कुछ के लिए आपने सुना होगा प्रतिचुंबकीय। इन तीनों चीज़ों को मैंने बताया, इनका आंसर सबका एक ही होगा, याद कर लेना। यदि किसी पदार्थ के पास, किसी तत्वआन या यौगिक के पास, यदि उसके पास क्या पाया जाए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या पाया जाए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो वो पदार्थ विद्युत का सुचालक भी होगा, वो पदार्थ रंगीन भी होगा, और वो क्या होगा, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं वो हम आगे आज की क्लास में ही पढ़ेंगे। तो माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कहीं पर भी, चाहे इससे रिलेटेड नहीं है, किसी से भी रिलेटेड आ जाए कि ये पदार्थ विद्युत का सुचालक होता है, तो सीधा आंसर क्या लिखोगे कि उसमें क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। या वह पदार्थ रंगीन है, तो आंसर क्या, उसमें क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और वह पदार्थ अनुचुंबकीय है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ये आ जाए कि वो पदार्थ कुचालक या अचालक है, रंगहीन है या प्रतिचुंबकीय, इसका मतलब उसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अर्थात सभी के सभी इलेक्ट्रॉन, क्या लिख रहे हैं हमें यहाँ, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके युग्मित होते हैं। तो सीधी बात है कि अगर इनमें से क्वेश्चन आ जाए तो सीधे लिख देंगे कि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अगर इनमें से आ गया तो उसको हम लिख देंगे कि उसके पास क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, या सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। तो यहाँ से आप इतनी बातें समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अलग से नोट कर लें, क्योंकि टॉपिक तो अभी हमने स्टार्ट किया रंग वाला, तो इसको तो हम अलग से पढ़ेंगे। इतनी सी चीज़ को आप अलग से नोट कर लें। तो उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा। अब देखो हम आगे बात करें यहाँ से कि लिख रहे हैं यहाँ पे, संक्रमण धातु आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित, क्या लिखा है, संक्रमण धातु आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण डी संक्रमण के कारण, डी संक्रमण का मतलब आपने याद हो तो चैप्टर नंबर 9 पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और वहाँ पढ़ते डी कक्षक में होता है T2G से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, EG, जिसको बोलते हैं डी संक्रमण। तो संक्रमण धातु आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण डी संक्रमण के कारण ये रंगीन होते हैं। एग्जाम्पल समझना चाहें तो Ti3+, टाइटेनियम 3+ जो आयन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। Fe2+ होता है वो आपके हरे रंग का होता है। Fe3+ आयन है वो पीले रंग का होता है, और Ni2+ होता है वो आयन आपके हरे रंग का होता है। अगर इन आयन का आप सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आप ये पाओगे कि इन सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। फिर से रिपीट कर दूं, याद क्या रखना है, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि संक्रमण आयन रंगीन होते तो आंसर लिखेंगे कि संक्रमण आयन के पास, या संक्रमण धातु आयन होता है उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें क्या होता है, विशेष बात आपको याद रखनी है, डी संक्रमण।
अब डी संक्रमण क्या होता है आपकी कन्फ्यूजन रहेगा। जब हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अभी आपको इतना याद करना है कि अयगमित इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें डी संक्रमण होता है, और इस डी मतलब इलेक्ट्रॉन एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में प्रवेश करता है। तो डी संक्रमण के कारण ये रंगीन होते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए। अब यहाँ से एक बात और हम और लिख सकते हैं कि जिन की बात करें, यदि संक्रमण धातु आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो वह रंगहीन होते हैं। विशेष बात याद रखना, अगर संक्रमण धातु आयन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो रंगहीन होते। जैसे एग्जाम्पल लिखूँ मैं, स्केडियम 3+ आयन, टाइटेनियम 4+ आयन, Zn2+ आयन, ये तीनों के तीनों आयन होंगे तो वो कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन। तो यहाँ से अपनी विशेष बात जो आपको समझ में आ गई होगी। तो इतना सा हमने लिखा, तो एक शॉर्ट में सीधा सा मतलब इसका यही है कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो रंगीन है, नहीं तो रंगहीन है। यहाँ पर एक एग्जाम में पूछे क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर सच में आपको बताऊंगा कि कैसे आंसर लिखना। एक क्वेश्चन ये आया था, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि Ti3+ आयन, क्या लिखा है, Ti3+ आयन बैंगनी रंग का होता है, जबकि Ti4+ आयन रंगहीन, जबकि Ti4+ आयन रंगहीन होता है। क्वेश्चन है कि Ti3+ आयन बैंगनी रंग का होता है और जबकि Ti4+ आयन रंगहीन होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मुझे मिटाना पड़ेगा, फिर मैं बोर्ड के ऊपर इसको लिखूंगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसका आंसर क्या लिखोगे वो आप लिख लोगे। अब 2 मिनट मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर वापस से इसका आंसर बताऊंगा। आंसर हमें कैसे लिखना है, तो अपना जो प्रश्न था वो ये था कि Ti3+ कैसे रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, और Ti4+ रंगहीन होता है। तो अब आप आंसर कैसे लिखोगे कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है। ये मैंने बता तो दिया, लेकिन अगर इसको सिद्ध करना हो, बताना हो, क्योंकि ये तो हमने ऐसा रट लिया, लेकिन इसका आंसर आप स्पष्ट कर सकते हो, एक्सप्लेन भी कर सकते हो। जैसे समझने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि एक तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने सीखा है, एक टाइटेनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो आप, और टाइटेनियम 4+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो और कमेंट्स में बताओ। जब तक बेटा मैं चाय पी लेता हूँ, तो चाय पी रहा हूँ बेटा, जब तक आप इसका इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से आपको समझ में आता है या नहीं आता कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। जल्दी से बड़ा सिंपल से, कि जब तक तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लोगे तो ये कंसेप्ट अपना बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाएगा, आपका कोई कंफ्यूजन यहाँ नहीं रहेगा आपके। जल्दी कमेंट्स में देखना चाहूँगा कि कितने बच्चे इसका
तीनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखते हैं, और यहाँ से ये पता चल जाएगा किसमें कितने कितने एकमित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। विशेषकर हमें इन दो की बात करनी है। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, काफ़ी बच्चों के सही भी होंगे। देखो यहाँ पे टाइटेनियम लिखा है, तो मैंने क्या तरीका बताया था, इससे पहले क्या आता है आर्गन, फिर 3D और 4s। अब देखो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22, तो आर्गन तक 18, 18 2 20, 20 2 22। अब आपको ये कहा गया है कि Ti3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। इसका मतलब इस टाइटेनियम में से कितने +3 है, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो यहाँ से आपको कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, 3। तो आपको पता है पहले 4s से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, फिर D से। तो सीधी बात है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चला गया और 1 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चला गया, तो 3D में इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर्गन 3D 1 4s 0। अगर आपको टाइटेनियम 4+ का निकलना है, इसका मतलब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो D में भी 0 हो गया और 4s में भी 0। अब सीधी बात है कि 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो यहाँ से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि Ti3+ में एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, और इसमें एक भी एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस कारण से ये तो क्या हो गया आपका बैंगनी, वो रंगीन, और रंगीन में भी हमने इसको याद कर लिया कि इसका रंग कैसा होता है, बैंगनी, और ये कैसा हो गया, रंगहीन। तो ये बिल्कुल आपको यहाँ से कंसेप्टली क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, फिर आगे बात करें। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप आसानी से उनका आंसर लिख सकते हो, जवाब दे सकते हो। यहाँ रट्टा मारने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रथम संक्रमण सैनिक के एक गुण रंग या रंगीन प्रकृति के बारे में आपने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, टॉपिक अच्छा आता है, नाम है जिसका चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या लिखा है, चुंबकीय गुण। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय गुण भी किस में निर्भर करेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि संक्रमण धातुओं के चुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। संक्रमण धातुओं की चुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। पदार्थ में चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति का मूल कारण इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति होती है। नंबर 1 कक्षीय गति और नंबर 2 चक्रण गति। यहाँ से कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूँ कि ये बात तो आपके कंसेप्टली शुरुआत की क्लास में क्लियर हो गया था कि किसी भी पदार्थ के जो चुंबकीय गुण होते हैं वो किस पे निर्भर करेंगे, उसके एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या पे निर्भर करते हैं। अब पदार्थ में अगर चुंबकीय गुणों की उत्पत्ति का अगर मूल कारण माने तो इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति होती है। एक गति को हम बोलते हैं कक्षीय गति, दूसरे को बोलते हैं चक्रण गति। कक्षीय गति का मतलब आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार में चक्रण करता है, वो तो हो गई इसकी कक्षीय गति। दूसरी चक्रण का मतलब वो अपने ही
पथ पर ऐसे घूमता रहता है तो दूसरी गति होती है, एक तो होती है कक्षीय गति, दूसरी होती है चक्रण गति। अपने को इतना से याद रखना है, कक्षीय गति का मतलब नाभिक के चारों चक्कर लगाएगा, और चक्रण गति का मतलब अपने ही अक्ष के जब चारों ओर गति करे, जैसे एक तो ऐसा होता है ऐसे घूमता रहेगा, वो तो हुई कक्षीय गति, और एक अपने ही अक्ष पर घूमे वो होती है चक्रण गति। तो किसी भी पदार्थ में अगर चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति होगी, एक होती है कक्षीय गति और दूसरी होती है चक्रण गति। एक बात तो सुन लेना, किसी भी पदार्थ के चुंबकीय गुण को हम चुंबकीय आघूर्ण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पदार्थ के जो चुंबकीय गुण होते हैं उसको हम चुंबकीय आघूर्ण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और चुंबकीय आघूर्ण उन दोनों का योग होता है। अगर चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो ऐसा लिख सकते हैं कि पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण, पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण इन दोनों का योग होता है। पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण इन दोनों का योग होता है। क्लियर कर लेना है कि पदार्थ के पदार्थ में जो चुंबकीय गुण होते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चुंबकीय आघूर्ण से। तो चुंबकीय आघूर्ण को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? म्यू से, और म्यू होगा म्यू एल प्लस म्यू एस। अब म्यू एल का मतलब तो हो गया कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और म्यू एस का मतलब स्पिन, चक्रण। तो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, तो यहाँ लिख सकते हो कि म्यू एल है, ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और म्यू एस है वो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। दूसरी बात, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? शॉर्ट में लिखते हैं BM, जिसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटोन। चुंबकीय आघूर्ण को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? बोर मैग्नेटोन में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया? BM। तो यहाँ से ही क्लियर होना चाहिए कि चुंबकीय किसी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण उन दोनों की गतियों का योग होता है। कौन सी? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, इनका योग होता है। अब यहाँ से एक बात और बता दूं मैं आपको कि डी कक्षक में क्या होता है कि N-1D कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सतह पर होते हैं, और सतह पर होने के कारण उनकी जो कक्षीय गति होती है वो वातावरण से प्रभावित होती है, जिसके कारण आप इसके मान को नगण्य मान सकते हो। अर्थात जो संकुल यौगिक होते हैं उनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के मान पर निर्भर करता है, या इसके बराबर होता है। तो इसको हम एक लाइन में से लिख सकते हैं कि संक्रमण तत्वों में N-1D उपकोष के इलेक्ट्रॉन सतह पर होने से वातावरण से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण इनके कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल को नगण्य मान सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ समझो, तो यहाँ जो म्यू होगा वो लगभग किसके मान के बराबर होगा? म्यू एस के। वैसे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, मैंने लिखा दिया है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं समझने के लिए कि किसी भी पदार्थ के जो चुंबकीय गुण होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। फिर भी देखा जाए तो पदार्थ के चुंबकीय गुण को चुंबकीय आघूर्ण के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। चुंबकीय आघूर्ण को किससे लिखेंगे? म्यू से। चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार की गतियों पर निर्भर करेगा, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। लेकिन जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें N-1D उपकोष के इलेक्ट्रॉन सतह पर होते हैं, इसके कारण उनके कक्षीय
चुंबकीय आघूर्ण को हम नगण्य मान सकते हैं। अर्थात देखा जाए तो डी ब्लॉक तत्वों का जो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं वो केवल चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के मान के बराबर होता है। बस इतनी सी बात है। अब आगे क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। अब आगे बात करें। अब आगे बात करें कि अभी टॉपिक ये चलेगा चुंबकीय आघूर्ण, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है तो थोड़ा लिखना ज़्यादा पड़ता है। अगर आगे हम बात करें कि पदार्थ में कई प्रकार के चुंबकीय गुण होते हैं, पदार्थ में कई प्रकार के चुंबकीय गुण होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। अब देखो कई प्रकार के चुंबकीय गुण का मतलब आपने सबने पढ़ा है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय। मुख्यतः ये तीन अपनी चैप्टर में दे रखे, तो सिंपल सी बातें इनके बारे में आप सब जानते हो। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं नंबर 1 प्रतिचुंबकीय। तो बेटा प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय। तो शॉर्ट में लिख लेते हैं कि इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। अब एक विशेष बात, क्वेश्चन आता है कि कोई पदार्थ कब प्रतिचुंबकीय होगा? तो सीधी सी बात है कि आज की क्लास की शुरुआत में हमने ये बात की थी कि प्रतिचुंबकीय का मतलब उसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, अर्थात क्या लिख सकते हैं? अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। तीसरा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो शॉर्ट में लिख दिया ताप से अप्रभावित होते हैं। ताप से क्या होते हैं? अप्रभावित होते। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक से प्रतिकर्षित होंगे, इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता और ताप से क्या होते हैं? अप्रभावित। इन चीज़ों को जब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊँगा सॉलिड स्टेट, वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में ये टॉपिक अपने डिटेल से दे रखे, तो वहाँ में इनके बारे में डिटेल से ज़्यादा बात करेंगे। तो पहला तो क्या प्रतिचुंबकीय, नंबर 2 लिख दिया मैंने अनुचुंबकीय। नाम से क्लियर है कि जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो शॉर्ट में लिख रहे हैं कि इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में, क्या लिखा है? इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की ओर
चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, विशेष बात है। अब सीधी बात है कि अनुचुंबकीय है तो कन्फर्म इनमें क्या मिलेगा कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तीसरा विशेष पॉइंट यह रखना कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब तो आप उसको समझते हो कि अनुचुंबकीय पदार्थ कि इन पर ताप का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये तो इनका जो अनुचुंबक तत्व बोलते हैं, अनुचुंबक तत्व ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ताप को बढ़ाएंगे तो इनके अनुचुंबकीय गुणों में क्या आएगी, कमी आएगी। बेटा आप में काफ़ी स्टूडेंट को ये देखा गया है कि आप जब ऑनलाइन क्लास निश्चित टाइम पर स्टार्ट होती है तो आप क्लास को 10-15 मिनट बाद ज्वाइन करते हो। तो पहले बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आप क्लास को लेट ज्वाइन करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए मैंने कहा है कि क्लास है वो निश्चित टाइम 8 PM पर जब अपनी क्लास स्टार्ट होती है तो उसी स्थान पे क्लास निश्चित टाइम पर क्लास ज्वाइन करें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इनमें कोई विशेष बात है नहीं कि ज़्यादा बात करें प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय। तीसरा हम पढ़ेंगे लोह चुंबकीय। तो स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बात करें। अब इसमें तीसरा आता है आपका नंबर 3 पॉइंट, लोह है चुंबकीय पदार्थ। अब बेटा सीधी सी बात है कि अनुचुंबकीय का मतलब चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। अगर परबल बल से आकर्षित हो तो वो क्या कहलाएंगे, लोह चुंबकीय। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ज़्यादा परिभाषा हम लिखने नहीं है। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या लिखा है, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये परबल बल से चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। क्या लिखा है, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर परबल बल से चुंबक की ओर आकर्षित होते। विशेष बात यह रखने की इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो लिख सकते हैं कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। और सबसे विशेष बात है कि इन पदार्थों पर अगर आपने एक बार चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया और फिर उस चुंबकीय क्षेत्र को आप हटा भी लोगे तो ये पदार्थ स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। तो इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इन पदार्थों को कि इनसे चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी ये स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। तो विशेष बात नहीं, नॉर्मल पॉइंट है। हाँ, यहाँ एक बात याद रखना कि इन पर ताप का प्रभाव क्या था, चाहे ताप को बढ़ा दो या ताप को घटा दो या चोट मार दे तो तीनों कंडीशन में इनके चुंबकीय गुणों में क्या आएगी, कमी आती है। इनके चुंबकीय गुण होते हैं वो कम होने लगते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि ताप
बढ़ाने से या घटाने से या चोट मारने से चुंबकीय गुणों में कमी आती है। ताप बढ़ाने से, ताप घटाने से, चोट मारने से किसके, लो चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय गुणों में कमी आती है। और सबसे विशेष जो बात आपको याद करनी है, इनके एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या था, आयरन से स्टार्ट होता ही है, आयरन Fe, कोबाल्ट, निकल, इसके अलावा और बात करें Fe3O4 तथा मैग्नीज की मिश्र धातुएं होती हैं, वो लो चुंबकीय पदार्थ की तरह कार्य करती। तो इतना जो हमने पॉइंट लिखा था, बाकी की तो बातें ऐसे कह सकते हो नॉर्मल बातें थी, लेकिन ये पॉइंट अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयरन, कोबाल्ट, निकल, परमाणु क्रमांक 26, 27, 28, 26, 27, 28, Fe3O4 तथा मैग्नीज की जो मिश्र धातुएं होती हैं, वो सब आपके लो चुंबकीय पदार्थ के रूप में कार्य करती है और इनका चुंबक तत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चुंबकीय आघूर्ण पर पूछे जाते हैं, और चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जो मैं लिखाऊंगा, और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको याद रखना, समझना है कि संकुल यौगिकों का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र, ये आप चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ोगे। तो देखो कुछ चीज़ें, हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं एक साथ, कि संकुल यौगिकों का चुंबकीय आघूर्ण, इस चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र। तो सबसे पहली बात है कि हमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, तो हमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला आना चाहिए। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर √n+2। संकुल यौगिकों में जहाँ संक्रमण तत्व होंगे वहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर √n+2। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं आएगा, सर ये n क्या होता है, तो n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। फिर से म्यू को तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण से। एन का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। मैंने साफ कहा था कि किसी भी पदार्थ के जो चुंबकीय गुण होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हुआ, म्यू बराबर √n+2। अब यहाँ पर 3-4 जो 2 क्वेश्चन तो मुझे भी याद है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। वो ऐसा क्वेश्चन आया था एक तो कि Mn2+ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। अब बेटा सीधी बात है कि जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट बार मैं इसका ऑनलाइन क्लास लेती है तो मैंने सबसे पहले की बात कहती कि हम प्रथम संक्रमण श्रेणी अपने सिलेबस में उनके गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया था स्केडियम से लेकर जिंक तक, अगर वहाँ तक अगर आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो फिर आप आगे कन्फ्यूजन रहता है। अब क्वेश्चन क्या दिया हमें कि मैग्नीज Mn2+ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। तो बड़ा सीधी सी बात है कि हमें इसमें क्या निकालना है,
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो n का मान पता है, फिर तो कन्फ्यूजन ही नहीं है। अब n का मान निकालने का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आपको इनका क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो Mn2 प्लस से Mn2 प्लस से पहले हम मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो मैग्नीज का हमने क्या सीखा था, मैग्नीज से पहले कौन सी अक्रिय गैस आएगी, आर्गन, फिर डी में कितने कक्षक होते हैं, 5 3D, और यहाँ मैंने लिख दिया 4s। अब देखो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक होता है 25, तो 18 आर्गन तक 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब देखो ये तो मैग्नीज का है, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है Mn2 प्लस का। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, Mn2 प्लस का। तो यहाँ से सीधी बात है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। अब बाहर देखो, पहले आपने इसमें भरे, बाद में इसमें भरे, लेकिन इससे कोई लेन देन नहीं है। जब हमें कोई चीज़ बाहर निकालनी है, जब हमें कोई चीज़ बाहर निकालनी है तो सदैव इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले हिस्से से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। कहाँ से बाहर निकलेंगे, लास्ट वाले हिस्से से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो अब +2 है, तो +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो कंडीशन क्या बच गई, तो 4s में तो 0 हो गए, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमें इनका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो देखो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5। तो यहाँ से साफ साफ समझ में आया कि n का मान कितना है, 5 है। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में n का मान रखना है, तो सीधा लिखेंगे म्यू बराबर √ n + 2 होता है। अब n का मान कितना है, 5, तो 5 + 2, तो ये हो गया 5 में 2 जोड़े 7, 7 को 5 से गुणा किया 35, तो √ कितना आ गया आपका 35। अब बेटा एक बात और, इसको हल करना है, हमें पता है चुंबकीय आघूर्ण को हम यहाँ किस में ज्ञात कर रहे हैं, बोर मैग्नेट्रॉन में। किस में ज्ञात करते हैं, बोर, तो ये तो हुआ 35 बोर मैग्नेट्रॉन। लेकिन इस √ 35 को आपको हल करना है, लेकिन जितना मुझे पता है कि आधे स्टूडेंट इसको हल ही नहीं कर पाएंगे और इसको ऐसा का ऐसा लिख कर छोड़ के आ जाएंगे। तो √ कितना है, 35 बोर मैग्नेट्रॉन। इसको आप हल करोगे तो मान कितना आएगा, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, सीधा आप याद कर लेना कि कहीं पर भी आप कन्फ्यूजन ना हो। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, 1, तो उसको हल करोगे पूरा, जैसे इसको हल करेंगे यहाँ पे, तो उसका आंसर आएगा 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। अगर n का मान कितना आया, 2, तो वहाँ मान आया 2.82 बोर मैग्नेट्रॉन। अगर n का मान कितना है, 3, तो आपका आंसर सीधा रट लेना 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर n का मान कितना दिया है, 4, तो आपका आंसर आएगा 4.89 बोर मैग्नेट्रॉन। और अगर n का मान मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो, तो आंसर आ गया 5.91 बोर मैग्नेट्रॉन। और अगर आप इसको हल करोगे, और मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं वो तो इसको हल करेंगे, तो आपका आंसर लगभग 5.91 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा। तो मैंने एक तरीका बता दिया आपको अच्छी तरीके से समझाने का, जहाँ से आप ये समझ सकते हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, Mn2 प्लस का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। उतार ले इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। और ये आप याद कर सकते हो साथ में, कि जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर नज़र नहीं आया तो बेटा मैं आंसर ये लिख दूँ कि √ 35 का मान लगभग कितना आएगा, 5.91 बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये आपका यहाँ से क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं आपसे। हाँ, एक और बात कि यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 आए तो चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा, 0 होगा। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि अगर n बराबर 0 तो सब कुछ 0 हो गया। तो कुछ ऐसे भी पूछ सकते हैं आयन, जहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान, कुल मान कितना होगा, 0 हो सकता है। तो कन्फ्यूज ना हो, बाकी चीज़ें मैंने बता दी है। 2-3 सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा।
एक बात की बात और कर ले 2 मिनट के लिए कि मैंने पहले भी कहा है कि अपनी ये ऑनलाइन क्लास है, लेकिन ये आपको यहाँ पर जो मैटर है वो आपको आपकी ऑफलाइन क्लास से भी अच्छा मिल जाता है। हर टॉपिक जो पढ़ाया है, जिसका क्वेश्चन किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो सब मैंने आपको डिटेल से बताया। और अभी मैं 3-4 सवाल और कराऊंगा जहाँ से कन्फर्म मानना कि आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऐसे मान सकते हो पेपर लीक हो गया है, तो 3-4 सवाल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपको, और वहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन तो अपना ये बनता है, वो ध्यान रखना कि साथ ही साथ नॉर्मली क्या है कि जब हम पढ़ते हैं तो पाठ्य पुस्तक के पीछे के क्वेश्चन हल नहीं करते हैं। तो जो मैं जब भी आपको क्वेश्चन हल करवाता हूँ तो पाठ के पीछे के क्वेश्चन है वो साथ साथ ही आपको हल करवा देता हूँ। तो उसके लिए 3-4 क्वेश्चन है वो आपके लिए है। तो एक क्वेश्चन तो अपना ये पूछा गया है एग्जाम में कि Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तथा Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तथा इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। क्वेश्चन दे दिए बड़ा, फटाफट जल्दी से कमेंट्स में आंसर, और सब के सब जितने वॉचिंग आ रही है सबका सब आंसर आना चाहिए, जिससे मुझे समझ में आए कि आप पढ़ रहे हो या कुछ समझ में आ रही है। मोबाइल ऑनलाइन क्लास में बहुत बार बच्चे ऐसे भी करते हैं कि मोबाइल चला के साइड में रख दिया और सर को लगेगा सर वो बच्चा पढ़ रहा है, तो बेटा वो काम नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये था। एक क्वेश्चन यहाँ हम बात कर लेते हैं KMnO4 में मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल है कि KMnO4 में मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। तो जल्दी से टाइम आपका स्टार्ट है, क्वेश्चनों का आंसर जल्दी कमेंट्स में। और बेटा वो सब्सक्राइब की वाली बात याद रखना है, बिल्कुल जितने हो सके सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ानी है। वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर करना ना भूलें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो बूस्ट असर के लिए आप भी थोड़ी बहुत मेहनत कर सकते हो। चलो इतना, इससे ज़्यादा टाइम हम ऑनलाइन क्लास में आपको दे नहीं सकते। आपने हल करना तो वो कर लिया होगा। अब इसके बाद मैं इनके आंसर बता देता हूँ, मैं मिलान कर लेना कि किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। तो पहला हमने क्या लिखा था, Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पूछा बेटा, मैंने पूछा Cu2 प्लस का, और इसी का चुंबकीय आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तो हम बात करें इसके लिए। अब देखो यहाँ पे पहले मुझे Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, तो उससे पहले मुझे किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, कॉपर का। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है, Cu, इससे पहले क्या लिखा, आर्गन, फिर डी में कितने डब्बे होते हैं बेटा, 5, फिर S में 1, तो ये 3D4S। कॉपर, आर्गन कॉपर का कितना होता है 29, आर्गन 18। अब आपको पता है S में 2 नहीं बढ़ जाते, कॉपर में कितना आता है 1, तो 1 इसमें आ गया, और यहाँ कितने आएंगे 1, फिर देखो 18, 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये तो हो गया कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप चाहे इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या चाहे तो 3D10 4S1 जो लिखना चाहो वो सही, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल आपको ये रहेगा। अब मुझे यहाँ कॉपर किस रूप में रिप्रेजेंट करना है, Cu2 प्लस। अब Cu2 प्लस है तो सीधी सी बात है, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो ये बाहर जाएगा और 1 इधर से बाहर जाएगा, तो लास्ट कंडीशन आपकी ये बचेगी। अब सीधी सी बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्वेश्चन हो गया ये। अब इसका क्या पूछा आपको, चुंबकीय आघूर्ण। तो बड़ा सीधी बात है कि चुंबकीय आघूर्ण की बात की जा रही है, तो यहाँ एग्मित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है
1, तो यहाँ पर n का मान कितना आया 1, और मैंने अभी आपको एक तरीका बता दिया था कि n का मान 1 आए तो चुंबकीय आघूर्ण का मान आएगा 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। और लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, नहीं तो एग्जामिनर समझ गया आपने नकल मार के लिखी है, टीप का लिखा है, समझ गए। तो इसको तो हमें तो पूरा हल करके बताना है, नहीं तो वो सोच लेगा कि साथ वाले ने किसी का देख लिया होगा उसका लिख दिया कि अगर एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई 1, तो बोर मैग्नेट्रॉन का मान आएगा 1.73। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, म्यू बराबर अंडरूट n प्लस 2, तो n का मान कितना हो गया 1 और 1 प्लस 2, तो 3 को 1 से गुना किया 3, तो अंडरूट 3 और अंडरूट 3 का मान 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। तो जिन का आंसर बेटा गलत है वो कमेंट्स में यस लिख देना, सही वालों को नहीं लिखना बेटा, ये थोड़ा सा तरीका अलग है। तो बात समझ में आ गई आपको। तो ये एक साथ आपके 2 क्वेश्चन हल हो गए। अगला सवाल हम बात कर लेते हैं, KMnO4 में मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। अब आप समझोगे सर मैग्नीज कन्फ्यूजन है, पहले तो आपको ये देखना है कि इस कंपाउंड में इस कंपाउंड के अंदर मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, सॉरी क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण अवस्था KMnO4 में। तो हमें मैग्नीज का क्या निकालना है, ऑक्सीकरण अंक। तो बेटा ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं चैप्टर में बार बार आया, अगर आपको नहीं समझ में आता कि ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं तो मैंने कल ही 11th क्लास की ऑनलाइन क्लास ली थी, उसमें ऑक्सीकरण अंक पढ़ाया था। तो उसके वीडियो का जो लिंक है वो इस ऑनलाइन क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप देखना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जहाँ लिखा होगा ऑक्सीकरण अंक, क्लास के बाद आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो यहाँ मैंने लिखा है कि KMnO4, तो जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है उसको हम क्या मानते हैं x, K पर आवेश कितना होता है +1, मैग्नीज को माना x, O पे कितने होते ऑक्सीजन कितने 4, ऑक्सीजन पे आवेश होता है -2 बराबर में 0। तो K का +1, मैग्नीज को x मान लिया, ऑक्सीजन कितने 4, एक ऑक्सीजन पे होता है -2, इसके पूरे के ऊपर कोई भी आवेश नहीं तो कितना हो गया 0। तो 1 + x - 8 बराबर 0, तो प्लस का 1 माइनस के 8, तो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 7। तो यहाँ से आपकी बात क्लियर होनी चाहिए कि इस मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया +7। अब +7 तो हमें किसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, Mn7+ का, Mn7+ का। तो पहले बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आर्गन, D में 5 कक्षक और S में 2। तो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25, तो 18, 2 20, 21 22 23 24 25। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका लिखना है, मैग्नीज कितना 7+, कितना लिख दिया 7+, थोड़ा साफ नहीं है तो 7+। अब बेटा 7+ का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, 7। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 की 7 बाहर, एक भी नहीं बचा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचने का मतलब है कि यहाँ पर n का मान कितना आएगा। जब n का मान 0 आएगा तो म्यू का मान भी क्या आएगा 0, तो इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा 0। तो याद रखना KMnO4 में मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है 0। तो पूरा सिस्टम वाइज तरीके से लिखना है, ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। तो जल्दी से इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करें। बढ़ा करो जल्दी से। तो उम्मीद है कि आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, आपको कुछ समझ में भी आया होगा। तो आज आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ घर के लिए, कुछ आयंस में लिख रहा हूँ, उनका चुंबकीय आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करके उसको नोटबुक में नोट करके जो साइड में आपको व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, उन व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट रियलिटी पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो मैं
ये कुछ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ साइड में कि निम्न आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। निम्न आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। नंबर 1 Ni2+। बेटा इसके बारे में तो चैप्टर नंबर 9 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया Ni2+ का। नंबर 2 CO3+। नंबर 3 Zn2+। और नंबर 4 Fe2+। इन सब का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करके जो साइड में आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहे होंगे उन पे सेंड कर दे, और अपने जितने भी साथी हैं उन सब के पास सूचना पहुंचा दे कि सर की क्लास कंटिन्यू चालू है। बेटा एक बात और कह दी, बीच में किसी कारण से मैंने क्लासें बंद कर देती है, लेकिन अब अपनी जो क्लास है जब तक आपकी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक कंटिन्यू चलेगी, तो कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास अपनी समाप्त है। नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, बाय बाय।